नमस्कार मित्रों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार एफएम गोल पर। तो साथियों, चलिए आ जाइए अपने सेशन में और हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं साथियों, संप्रभुता के प्रकार। कल हम लोग देख रहे थे संप्रभुता के विविध रूप। आज देखेंगे संप्रभुता के प्रकार कौन कौन से हैं। तो प्रकारों में साथियों होती है एकलवादी संप्रभुता, जिसे हम लोग कानूनी संप्रभुता भी कहते हैं। एक होती है बहुलवादी संप्रभुता, जिसे हम लोग मर्यादित संप्रभुता भी कहते हैं। चलिए, संप्रभुता के प्रकार। संप्रभुता के प्रकार। प्रकारों में भैया दो प्रकार की संप्रभुता होती है। एक होती है एकलवादी संप्रभुता, दूसरी होती है बहुलवादी संप्रभुता। तो एकलवादी संप्रभुता और बहुलवादी संप्रभुता। जो एकलवादी संप्रभुता है ये 16वीं शताब्दी से लेकर और 19वीं शताब्दी तक विद्यमान रही। वहीं आगे चलकर 20वीं शताब्दी में कौन आई? तो बहुलवादी संप्रभुता अस्तित्व में आई। तो दोनों में कंपैरिजन करके हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए, एक डायग्राम टाइप का बना लें आप लोग, जिससे कि हमको क्या हो जाए, आसानी हो जाए। ठीक है भैया। ये क्या है? ये है एकलवादी या कानूनी संप्रभुता। ये साथियों 16वीं शताब्दी से लेकर और 19वीं शताब्दी तक विद्यमान रही। ठीक है भैया। अरे हाँ या ना। उसके बाद 20वीं शताब्दी में कौन सी आई? तो बहुलवादी संप्रभुता, या इसे हम लोग मर्यादित संप्रभुता भी कहते हैं। ठीक। तो एकलवादी संप्रभुता और कानूनी संप्रभुता जिसे हम लोग कहते हैं, एक होती है बहुलवादी संप्रभुता। कब कब विद्यमान रही हम लोगों ने देख लिया। क्लियर है भैया। चलिए यहाँ देखते हैं। ये जो एकलवादी संप्रभुता है, इसका जो विचार दिया वो किसने दिया? तो बोंदा ने दिया। किसने दिया मेरा लाल? बोंदा ने दिया। भाई इस विचार को आगे किसने बढ़ाया? आगे बढ़ाया हॉब्स ने। किसने बढ़ाया? हॉब्स ने आगे बढ़ाया। और जो ऑस्टिन थे, ऑस्टिन ने इसको चरम सीमा पर पहुंचाया। चरम सीमा पर पहुंचाया। इसलिए एकलवादी संप्रभुता या जो कानूनी संप्रभुता का विचार है ऑस्टिन के नाम के साथ जुड़ गया था। इसलिए ऑस्टिन को इसका प्रतिपादक भी कहा जाता है, क्योंकि इनके नाम के साथ जुड़ा तो इसलिए क्या बने? प्रतिपादक बने। क्लियर है।
वहीं बहुलवादी संप्रभुता का जो विचार दिया, जो इसके जनक कहलाए, इसके जनक कौन है, इसके जो प्रतिपादक हैं, प्रतिपादक पादक, वो कौन है, वो है ग्रीक तथा मैटलैंड। मैटलैंड तो ग्रीक और मैटलैंड इसके हैं भैया क्या, प्रतिपादक। यदि समर्थकों की बात करी जाए, समर्थक कौन कौन है, समर्थक तो भैया समर्थकों में भी लंबी चौड़ी लाइन है इसकी, जैसे लॉस्की है, लॉस्की, मैकाइवर, लॉस्की, मैकाइवर, जीडीएच कोल, जीडीएच कोल, बारकर, बारकर, फिंगिस, फिंगिस, मेस्फालेट, मेस्फालेट, मेस्फालेस लेट, डिग्विट, डिग्विट, क्रेब, लिंडसे, तो ये सब क्या है, इसके समर्थक हैं। तो साथियों बहुलवादी जो संप्रभुता है, बहुलवादी संप्रभुता के प्रतिपादक कौन है, तो ग्रीक और मैटलैंड है। वही इसके समर्थकों की बात करी जाए, समर्थकों हम जानते हैं कि लॉस्की है, मैकाइवर हैं, जीडीएच कोल हैं, बारकर हैं, फिंगिस हैं, मिसफालेट हैं, है ना, और आपके डिग्विट हैं, क्रेब हैं, लिंडसे हैं, तो ये सब लोग इसके समर्थक माने जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप सभी लोग, बहुत बेहतरीन तरीक़ा से मेहनत कर रहे हैं। ऐसे ही करते रहिए साथियों, आप लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा, क्लियर बात है ना। तो देखिए, देख लेते हैं जो एकलवादी संप्रभुता है, एकलवादी संप्रभुता जो है वो एकात्मक व्यवस्था पर आधारित है। कौन सी व्यवस्था? एकात्मक व्यवस्था पर आधारित है, आधारित है। तो ये एकात्मक व्यवस्था पर आधारित है। ये केंद्रीकरण में विश्वास करती है। यह केंद्रीकरण में विश्वास करती है। तो यह केंद्रीकरण में क्या करती है? विश्वास करती है। यह संप्रभुता को क्या मानती है? यह संप्रभुता को, संप्रभुता को अविभाज्य, अविभाज्य तथा असीमित मानती है। असीमित, असीमित मानती है। ये संप्रभुता को अविभाज्य तथा असीमित मानती है। क्लियर है? बात करें बहुलवादी संप्रभुता की, तो बहुलवादी संप्रभुता जो है ये एकलवादी से एकात्मक व्यवस्था पर आधारित है, तो यह संघात्मक व्यवस्था पर आधारित है। यह संघात्मक व्यवस्था पर आधारित है। यह संघात्मक व्यवस्था पर आधारित है। यह सत्ता के विकेंद्रीकरण में विश्वास करती है। यह सत्ता के
विकेंद्रीकरण में विश्वास करती है। विश्वास करती है। तो ये सत्ता के विकेंद्रीकरण में विश्वास करती है। यह संप्रभुता को सीमित तथा विभाज्य मानती है। विभाज्य मानती है। जहां एकलवादी संप्रभुता व्यक्तिवाद को बढ़ावा देती है। यह व्यक्तिवाद को बढ़ावा देती है, वहीं बहुलवादी संप्रभुता समुदायवाद को बढ़ावा देती है। तो वहीं बहुलवादी संप्रभुता समुदायवाद को बढ़ावा देती है। यही बहुलवादी संप्रभुता जो है यह सकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद और लोक कल्याणकारी राज्य सकारात्मक उदारवाद या और लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा इसकी देन मानी जाती है। इसकी देन मानी जाती है। तो भैया एकलवादी संप्रभुता और बहुलवादी संप्रभुता में हम लोगों ने देखा, क्या देखा, हम लोग कंपैरिजन करके पढ़ रहे हैं इन दोनों में। और हम लोगों ने क्या देखा मेरे साथी, हम लोगों ने देखा कि भैया जहाँ एकलवादी संप्रभुता जो है, एकलवादी संप्रभुता इसको हम लोग कानूनी संप्रभुता कहते हैं, यह 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक विद्यमान रही। क्लियर। जो एकलवादी संप्रभुता है इसका विचार किसने दिया, तो बोंधा ने दिया। इसको आगे किसने बढ़ाया, तो हॉब्स ने बढ़ाया। चरम सीमा पर किसने पहुंचाया, तो ऑस्टिन ने पहुंचाया। ऑस्टिन ने इसीलिए ऑस्टिन के साथ ही इसका नाम जुड़ गया। ऑस्टिन को इसके प्रतिपादक के रूप में भी जाना जाता है। एकात्मक अवस्था पर यह आधारित होती है। जो एकलवादी संप्रभुता है वो एकात्मक अवस्था पर आधारित होती है और यह केंद्रीकरण में विश्वास करती है, सत्ता के केंद्रीकरण में विश्वास करती है। एकलवादी संप्रभुता को अविभाज्य और असीमित मानती है कि संप्रभुता का विभाजन नहीं हो सकता, संप्रभुता को सीमित नहीं किया जा सकता, तो इसलिए यह संप्रभुता को अविभाज्य और असीमित मानती है। वहीं हमने आपसे बताया कि व्यक्तिवाद को यह बढ़ावा देती है। जो एकलवादी संप्रभुता है यह व्यक्तिवाद को बढ़ावा देती है। समझ में आ रही है बात, अरे हाँ या ना। आगे बात करें बहुलवादी संप्रभुता की, तो जो बहुलवादी संप्रभुता है, बहुलवादी संप्रभुता का विचार 20वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। इसे हम लोग मर्यादित संप्रभुता भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक ग्रीक तथा मेटलैंड का नाम आता है प्रतिपादक के रूप में। वहीं इसके समर्थकों में लॉस्की, मैकाइवर, जीडेज कोल, बार्कर, फिंगिस और वेस्टफालेट, डिग्विट, क्रेव, लिंडसे, ये सब लोग इसके समर्थक माने जाते हैं। जो बहुलवादी संप्रभुता है, बहुलवादी संप्रभुता को कैसा मानती है, विभाजित मानती है, सीमित मानती है संप्रभुता को। वही यह संघात्मक व्यवस्था पर आधारित होती है। एक जो बहुलवादी संप्रभुता है ये संघात्मक व्यवस्था पर आधारित है। यह सत्ता के विकेंद्रीकरण में विश्वास करती है। किसमें भैया, यह सत्ता के विकेंद्रीकरण में विश्वास करती है।
जहां हमने आपको बताया कि जहां व्यक्तिवाद को बढ़ावा देती है एकलवादी संप्रभुता, वहीं बहुलवादी संप्रभुता समुदायवाद को बढ़ावा देती है, समाज को बढ़ावा देती है, समूह को बढ़ावा देती है। ठीक है, समुदायवाद को बढ़ावा देती है। वहीं बहुलवादी संप्रभुता हमने आपको बताया कि यह जो बहुलवादी संप्रभुता है, सकारात्मक उदारवाद, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा इसकी देन मानी जाती है। सकारात्मक उदारवाद में जहाँ की राज्य के कार्य सीमित नहीं होंगे, राज्य सुरक्षा, शांति, व्यवस्था, न्याय के साथ साथ राज्य लोक कल्याणकारी कार्य भी करेगा। राज्य लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए भी कार्य करेगा, लोगों के कल्याण के लिए भी कार्य करेगा। तो सकारात्मक उदारवाद में यही होता है। लोक कल्याणकारी राज्य, सकारात्मक उदारवाद का ही विकसित रूप क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसकी देन मानी जाती है बहुलवादी संप्रभुता की। तो बहुलवादी संप्रभुता जो है सकारात्मक उदारवाद, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की देन मानी जाती है। तो ये सब हमने देखा साथियों दोनों में अंतर करके। अरे हाँ या ना? क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे। अब हम लोग देखते हैं कि भाई बोंदा का क्या विचार था। बोंदा भाई साहब का क्या विचार था, हॉब्स का क्या विचार था, ऑस्टिन का क्या विचार था। जब हम लोग ये जान जाएंगे तो हमारी एकलवादी संप्रभुता क्लियर हो जाएगी। क्लियर है भैया? अरे हाँ या ना? चलिए टॉपिक डाल दीजिए आप लोग। एकलवादी संप्रभुता एकलवादी संप्रभुता इसे मिटा दें हम लोग। फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये लीजिए। अभी हाल फिलहाल में ही एलटी ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था 17 जनवरी को, उसमें बहुलवादी संप्रभुता से क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन एकलवादी संप्रभुता से था, एक क्वेश्चन बहुलवादी संप्रभुता से था। बहुलवादी संप्रभुता के समर्थकों के नाम पूछ लिए थे साथी। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए टॉपिक डाल दीजिए एकलवादी संप्रभुता। एकलवादी कानूनी संप्रभुता, इसी को हम बोलते हैं अद्वैतवादी इसे बोलते हैं अमर्यादित संप्रभुता। तो हमने देखा एकलवादी संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता, अद्वैतवादी संप्रभुता, अमर्यादित संप्रभुता, इसी को हम लोग निरंकुश संप्रभुता भी कहते हैं। ठीक है, तो इस पर बात करते हैं। जो एकलवादी संप्रभुता या जो कानूनी संप्रभुता का विचार है, यह विचार बोंदा ने दिया साथियों। ये विचार किसने दिया? बोंदा ने दिया। और अपनी किस पुस्तक में दिया? अपनी इनकी एक पुस्तक थी 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक, 1576 में लिखी गई। तो एकलवादी संप्रभुता का विचार बोंदा ने अपनी पुस्तक कौन सी 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक में इन्होंने अपना ये विचार दिया, संप्रभुता का विचार।
बोंदा के विचार को हॉब्स ने आगे बढ़ाया हॉब्स ने आगे बढ़ाया और इसको चरम सीमा पर ऑस्टिन ने पहुंचाया। इसलिए यह विचार ऑस्टिन के नाम के साथ जुड़ गया है। इसलिए विचार किसके साथ जुड़ गया? ऑस्टिन के नाम के साथ जुड़ गया। कानून संप्रभु का आदेश है, कानून संप्रभु का आदेश है, इस बात को सभी एकलवादी विचारक मानते हैं, सभी एकलवादी विचारक मानते हैं। और ये जो विचार है कानून संप्रभु का आदेश है, यह ऑस्टिन के नाम के साथ जुड़ा, क्योंकि ऑस्टिन ने इसको चरम सीमा पर पहुंचाया, इसलिए ऑस्टिन को इसका प्रतिपादक भी कहते हैं हम लोग। बात करें बोंदा की साथी, तो बोंदा एक फ्रांसीसी विचारक थे। बोंदा क्या थे? बोंदा एक फ्रांसीसी विचारक थे। इनके समय में फ्रांस में धर्म सत्ता और राज्य सत्ता के बीच युद्ध का बोलबाला था। इनके समय में फ्रांस में राज्य सत्ता और धर्म सत्ता के बीच युद्ध का बोलबाला था। सर्वोच्चता को लेकर युद्ध का बोलबाला था कि सुप्रीम कौन है। राजा कहता था मैं सुप्रीम हूं, चर्च कहता था मैं सुप्रीम हूं। राजा कहता था कभी मैं राजा हूं, चर्च कहता था कि हटे तू राजा कैसे, मैंने तो तुझे राजा बनाया, कि राजा तो मैंने ही तुझको बनाया है, कि मैंने प्रजा से कहा कि देखिए ये ईश्वर का दूत है, इसको आप लोग स्वीकार कर लीजिए, तो राजा तो मैंने बनाया। राजा कहता मैं राजा हूं। तो कहीं ना कहीं चर्च में और जो राजा था इसमें सर्वोच्चता को लेकर के लड़ाइयाँ चलती रहती थी। तो इस समय यही बोलबाला था, तो धर्म सत्ता और राज सत्ता के बीच युद्ध का बोलबाला था। और इस समय जो आम जनता थी साथियों, जनता जो थी, जनता की सुरक्षा और शांति के लिए एक निरंकुश संप्रभु की आवश्यकता थी, और जनता असुरक्षा और अशांति महसूस कर रही थी साथियों। इसलिए बोंदा ने सोचा कि भैया ये जो हमारे फ्रांस की जनता है, इसकी सुरक्षा और शांति के लिए एक निरंकुश संप्रभु की आवश्यकता है, निरंकुश राजा की आवश्यकता है, निरंकुश संप्रभु, निरंकुश राजा की आवश्यकता है। बोंदा ने कहा कि यदि निरंकुश संप्रभु की स्थापना कर दी जाए तो ये जो जनता है, जनता की सुरक्षा की जा सकती है, इनके अधिकारों की सुरक्षा की जा सकती है। और इन्होंने फ्रांस के राजा में संप्रभु का गुण देखा। हम कह सकते हैं साथियों कि बोंदा का जो संप्रभुता संबंधी विचार है वह फ्रांसीसी धार्मिक युद्ध का परिणाम है। तो बोंदा का फ्रांसीसी युद्ध का परिणाम है बोंदा का संप्रभुता संबंधी विचार। हमने आपको बताया कि बोंदा ने फ्रांसीसी राजा में संप्रभु का गुण देखा और कहा कि संप्रभुता नागरिक एवं प्रजाजनों में वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता, इस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। अर्थात बोंदा कहता है कि जो संप्रभु द्वारा बनाए गए कानून के अधीन सभी होंगे और सभी इसकी आज्ञा का पालन करेंगे, सभी इसकी आज्ञा का पालन करेंगे। राजा सभी कानूनों से ऊपर होगा। राजा क्या होगा? राजा सभी कानूनों से ऊपर होगा। राजा सुरक्षा करेगा, शांति व्यवस्था बनाए रखेगा, न्याय करेगा, राजा मुद्रा चलाएगा, कर लगाएगा। बोंदा कहता है कि निसंकोच हमारे जो संप्रभु है वो पूर्ण निरंकुशता है, पूर्ण निरंकुश है। बोंदा कहता है मैंने पूर्ण निरंकुशता की बात करी, क्योंकि साथी बोंदा ने पूर्ण निरंकुशता की बात करी, लेकिन उसने देखा कि अगर यार हमारा संप्रभु जो है कि कहीं निरंकुश ना हो जाए, कि जनता जो प्रजा है उसके अधिकारों की सुरक्षा ही ना कर सके, तो उसने अपने संप्रभु को कुछ हद तक सीमित किया। कैसे? उसने कहा कि भैया संप्रभु द्वारा बनाए गए कानून के अधीन सभी होंगे, सभी इसकी स्वभावतः इसकी आज्ञा का पालन करेंगे, संप्रभु सुरक्षा, शांति व्यवस्था, न्याय आदि सभी कार्य करेगा, मुद्रा चलाएगा, कर लगाएगा। बोंदा ने पूर्ण निरंकुशता की बात करी, लेकिन अपने संप्रभु को राज्य के मौलिक कानून, शाश्वत कानून, राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, है ना, इन सभी कानूनों के अधीन कर दिया, इन सभी कानूनों के अधीन कर दिया। अर्थात स्पष्ट है कि बोंदा ने अपने संप्रभु को सीमित करने का प्रयास किया।
इसलिए पौधा की आलोचना करते हैं सेवाइन। सेवाइन कहते हैं साथियों कि बोंदा ना तो मध्यकालीन ही रहा ना ही आधुनिक कालीन बन सका, कि बोंदा ना तो मध्यकालीन ही रहा ना ही, कौन कहते हैं? सेवाइन कहते हैं। क्या कहते हैं सेवाइन? कि बोंदा ना तो मध्यकालीन रहा और न ही आधुनिक कालीन बन सका। आधुनिक कालीन बन सका, कि बोंदा ना तो मध्यकालीन ही रहा और ना ही आधुनिक कालीन बन सका। अर्थात बोंदा ने संप्रभुता का विचार देकर मध्यकाल से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन अपने संप्रभु को मौलिक कानून, शाश्वत कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, इन सब के अधीन करके वह आधुनिक कालीन भी नहीं बन सका। वह आधुनिक कालीन भी नहीं बन सका। समझ रहे मेरी बात? ये था बोंदा का विचार, कि बोंदा ने क्या किया, बोंदा ने संप्रभुता संबंधी विचार में क्या बताया। भाई बात करेंगे हॉब्स की। हॉब्स ने भी बोंदा की आलोचना करी, इसको वैज्ञानिक रूप प्रदान किया संप्रभुता को। बोंदा का एक प्रसिद्ध उसका हॉब्स का प्रसिद्ध कथन है कि सीमित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। सीमित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है, कि संप्रभुता जो है वो सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होनी चाहिए? असीमित होनी चाहिए। हॉब्स का प्रसिद्ध कथन है कि संप्रभुता निरंकुश, अदेय एवं अहस्तांतरणीय है। संप्रभुता क्या है? निरंकुश, अदेय एवं अहस्तांतरणीय है। ये हॉब्स का कथन है। संप्रभुता निरंकुश है, अविभाज्य है, अदेय है एवं अहस्तांतरणीय है। ये हॉब्स कहता है, हॉब्स का कथन है। हॉब्स कहता है कि संप्रभु सुरक्षा करेगा, शांति व्यवस्था करेगा, न्याय करेगा, और संप्रभु कर लगा सकता है, मुद्रा चला सकता है, किसी को दंड भी दे सकता है। संप्रभु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी कानूनों से ऊपर होगा, सभी कानूनों से ऊपर होगा। यहां तक कि हॉब्स ने साथियों, हॉब्स ने चर्च को भी राज्य के अधीन कर दिया। यहां तक कि हॉब्स ने चर्च को भी राज्य के अधीन कर दिया। हॉब्स कहता है कि यद्यपि संप्रभु का विरोध नहीं किया जा सकता, संप्रभु पूर्ण शक्तिशाली है, संप्रभु शक्तिशाली है, इसका विरोध नहीं किया जा सकता, लेकिन अपवाद स्वरूप एक स्थिति में इसका विरोध किया जा सकता है। वह है क्या? आत्मरक्षा। हॉब्स कहता है कि यदि राजा प्रजा के प्राणों की रक्षा न कर सके या उनके स्वयं प्राणों को लेना शुरू कर दे, तो ऐसी स्थिति में प्रजा इसका विरोध कर सकती है। इसका क्या कर सकती है? विरोध कर सकती है। बोंदा का कथन है कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत आत्मरक्षा का अधिकार देता है, क्योंकि सामाजिक समझौते के सिद्धांत के ये थे, ये समर्थक थे। तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत आत्मरक्षा का अधिकार देता है। ये हॉब्स का कथन था। भाई आगे चलकर हम देखेंगे कि जो इस प्रकार हॉब्स ने भी क्या किया, अपने संप्रभु को कुछ हद तक सीमित करने का प्रयास किया। एक थे साथियों बेंथम ने संप्रभुता को मानवीय कानून के रूप में देखा और एक निश्चित व्यक्ति में संप्रभु को माना। किसने? बेंथम ने संप्रभुता को मानवीय कानून के रूप में देखा और संप्रभुता को
एक निश्चित व्यक्ति में माना। बेंथम के ही अनुयायी थे इंग्लैंड के न्यायविद ऑस्टिन साहब थे, ऑस्टिन। और ऑस्टिन ने अपनी किताब, उनकी किताब थी लेक्चर ऑन द ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसी पुस्तक में इन्होंने अपने संप्रभुता संबंधी विचार दिया। और संप्रभुता संबंधी विचार को ऑस्टिन ने पूर्ण वैज्ञानिक बनाया और कानूनी संप्रभुता, एकलवादी संप्रभुता को चरम सीमा पर पहुंचाया। हम ये बात जानते हैं, कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह ऑस्टिन से संबंधित है, यह ऑस्टिन से संबंधित है, यह कथन ऑस्टिन से संबंधित है मेरे साथी। ऑस्टिन ने संप्रभुता की परिभाषा देते हुए क्या कहा? ऑस्टिन ने कहा कि एक निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति जो अपने ही समान, एक निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति जो अपने ही समान श्रेष्ठ व्यक्ति की आज्ञा का पालन नहीं करता, लेकिन उस निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति की आज्ञा का पालन सभी स्वभावतः करते हैं, सभी स्वभावतः करते हैं, तो वह निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति क्या होगा? संप्रभु होगा। और उस निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति सहित संपूर्ण समाज एक नागरिक समाज होगा, एक नागरिक समाज होगा। तो ऑस्टिन के इस संप्रभुता संबंधी विचार से कई बातें सिद्ध होती हैं, जैसे जो संप्रभुता संबंधी विचार है, जो संप्रभुता संबंधी विचार है वो क्या है? वो कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। तो जो ऑस्टिन की इस परिभाषा से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं। कौन कौन सी बातें स्पष्ट होती है? कि जो कानून है, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश होता है। दूसरी बात मैंने बताया कि कानूनी संप्रभुता एक निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति में निहित है। जो एकलवादी संप्रभुता है वह एक निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति में निहित है। वहीं और कहते हैं, और कौन सी बात सिद्ध होती है? और बात ही सिद्ध होती है कि भैया कानूनी संप्रभु की आज्ञा का पालन सभी समाप्त करते हैं, लेकिन वह किसी की आज्ञा का पालन नहीं करता, वह किसी की आज्ञा का पालन नहीं करता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये बातें स्पष्ट होती हैं। आगे चल करके ऑस्टिन के भी संप्रभुता संबंधी विचार की आलोचना हुई। आलोचकों में सबसे पहला नाम आता है हेनरी मैन का। हेनरी मैन कहते हैं कि भाई ऐसा संप्रभु इतिहास में नहीं खोजा जा सकता। वहीं हर्नसा कहते हैं कि ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी विचार में से हवलदारी की गंध आती है। एक हैं लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि ऑस्टिन का संप्रभुता संबंधी विचार आधुनिक काल से कोसों दूर है, आधुनिक काल से कोसों दूर है। तो ये है साथियों एकलवादी संप्रभुता का विचार। आगे चल करके 20वीं शताब्दी में एकलवादी संप्रभुता या कानूनी संप्रभुता की प्रतिक्रिया स्वरूप बहुलवादी संप्रभुता अस्तित्व में आई और बहुलवादियों ने कहा, एकलवादियों की आलोचना करते हुए, कि संप्रभु ने कानून का निर्माण नहीं किया, बल्कि कानून ने ही संप्रभु का निर्माण किया है। और साथियों बहुलवादी संप्रभुता ने एकलवादी संप्रभुता के अविभाज्यता के सिद्धांत पर कड़ा प्रहार किया और कहा कि संप्रभुता अविभाजित नहीं, संप्रभुता असीमित नहीं, संप्रभुता सीमित है, संप्रभुता विभाजित है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो संप्रभुता को सीमित करने का प्रयास किया किसने? बहुलवादी संप्रभुता के समर्थकों ने। याद रखेंगे? चलिए, तो भाई मेरे साथी, तो आप लोग क्या करें, ऐसा लिखने का प्रयास करें भाई। लिखेंगे आप लोग, मैं बोलूँगा आप लोग लिखें, क्योंकि अगर मैं भी लिखूँगा तो समय लग जाएगा बहुत ज़्यादा साथी। ठीक है,
और इतना समय है नहीं, आप कहोगे क्लास हो गई गुरुजी लंबी। तो एक बार आपने समझ लिया, धीरे धीरे एक बार पुनः समझा दूंगा मैं आपको। क्यों चिंता करते हो? अरे काहे चिंता करते हो लाडले। चलिए पुनः दोबारा हम लोग बोंदा का समझ ले। देखिए एक एक करके हमने पूरा समझ लिया। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे कि भाई जो बोंदा थे, बोंदा का क्या विचार था एकलवादी संप्रभुता के विषय में, ठीक है। उसके बाद बोंदा का लिख लें, उसके बाद हॉब्स का समझ लें, हॉब्स का लिख लें, ऑस्टिन का समझ लें, ऑस्टिन का लिख लें, ठीक है। हाँ जी, एक बार पुनः पूरा समझा दिया। अब एक बार हम एक एक करके समझ लेते हैं। जैसे बोंदा का समझे। बोंदा क्या, हम जानते हैं साथियों कि जो एकलवादी संप्रदाय, जो कानूनी संप्रभुता का विचार है, यह बोंदा ने अपनी पुस्तक लेक्चर ऑन द ज्यूरिस्प्रूडेंस में दिया था। और इसके विचार को हॉब्स ने आगे बढ़ाया, ऑस्टिन ने चरम सीमा पर पहुंचाया, ऑस्टिन ने इसको चरम सीमा पर पहुंचाया। कानून संप्रभु का आदेश है, यह जो विचार है यह ऑस्टिन के नाम के साथ जुड़ा, क्योंकि ऑस्टिन ने इसको चरम सीमा पर पहुंचाया, ठीक है साथियों। बात करें बोंदा की, तो बोंदा एक फ्रांसीसी विचारक थे। बोंदा एक फ्रांसीसी विचारक थे। बोंदा के समय में फ्रांस में धर्म सत्ता और राज्य सत्ता के बीच युद्ध का बोलबाला था, और इसी बीच जो फ्रांस की जनता थी वो असुरक्षा और अशांति महसूस कर रही थी, असुरक्षा और अशांति महसूस कर रही थी। बोंदा ने कहा कि यदि फ्रांस की जनता की सुरक्षा एवं शांति के लिए एक निरंकुश संप्रभु की आवश्यकता है। बोंदा ने कहा कि इस प्रकार की दृष्टि हम लोग देख पा रहे हैं, इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं कि भैया धर्म सत्ता और राजसत्ता के बीच में जनता पिस रही है, जनता की सुरक्षा और अशांति महसूस कर रही है, ऐसा सुरक्षा और अशांति महसूस कर रही है जनता। इसलिए इसकी सुरक्षा और शांति के लिए हमें एक निरंकुश संप्रभु की आवश्यकता है, निरंकुश संप्रभु की आवश्यकता है। बोंदा ने साथियों, बोंदा ने कहा कि यदि एक निरंकुश संप्रभु की का स्थापना कर दी जाए तो जनता की सुरक्षा की जा सकती है, की जा सकती है। और बोंदा ने फ्रांस के राजा में निरंकुश संप्रभु का गुण देखा, संप्रभु गुण देखा, और कहा उन्होंने कि संप्रभुता नागरिक एवं प्रजाजनों में वह सर्वशक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। हम कह सकते हैं साथियों कि बोंदा का जो संप्रभुता संबंधी विचार है यह फ्रांसीसी धार्मिक युद्ध का परिणाम है। तो फ्रांसीसी जो धार्मिक युद्ध था उसका परिणाम है बोंदा का संप्रभुता संबंधी विचार। तो बोंदा क्या कहता, बोंदा ने कहा कि भैया जो संप्रभु होगा, बोंदा का कहना है कि जो संप्रभु होगा, संप्रभु के द्वारा बनाए गए कानून के अधीन सभी होंगे, सभी उसकी आज्ञा का पालन स्वभाव तक करेंगे। जो संप्रभु होगा, संप्रभु सभी कानूनों से ऊपर होगा, सभी इसकी आज्ञा का पालन करेंगे। संप्रभु सुरक्षा करेगा, शांति व्यवस्था न्याय करेगा, संप्रभु जो है वो मुद्रा चलाएगा, कर लगाएगा। बोंदा ने पूर्ण निरंकुशता की बात करी, लेकिन अपने संप्रभु को राज्य के कानून, मौलिक कानून, शाश्वत कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय कानून, इन सब के अधीन कर दिया। अर्थात स्पष्ट है कि बोंदा ने अपने संप्रभु को सीमित करने का प्रयास किया, अपने संप्रभु को सीमित करने का प्रयास किया। आगे चलकर इसकी आलोचना हुई। आलोचकों में हम जानते हैं कि सेवाइन का नाम आता है। सेवाइन कहते हैं कि बोंदा ना तो मध्यकालीन ही रहा, ना ही आधुनिक कालीन बन सका। अर्थात बोंदा ने संप्रभुता संबंधी विचार देकर मध्यकाल से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन अपने संप्रभु को राज्य के मौलिक कानून, राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, शाश्वत कानून, इन सब के अधीन करके वह आधुनिक कालीन भी नहीं बन सका। इसके बाद हॉब्स ने इसको आगे बढ़ाया। हॉब्स के अपने विचार लिखिए जरा, लिखे भाई। एकलवादी संप्रभुता, निरंकुश संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता, अद्वैतवादी अमर्यादित संप्रभुता, इसके बारे में लिखें। एकलवादी या कानूनी संप्रभुता का विचार, एकलवादी या कानूनी संप्रभुता का विचार बोंदा ने अपनी पुस्तक
बोंदा ने अपनी पुस्तक 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक सिक्स बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक तो क्या मैंने आपको लेक्चर ऑन द स्टूडेंट्स में बोंदा क्या बताया? नहीं जी, ऑस्टिन का है। अगर गलती से निकल गया हो मेरे मुंह से तो भैया ऑस्टिन का लिखो, उसे ऑस्टिन के बारे में लिखेंगे। फिल्मों में हो जाता है कभी कभी। चलिए तो लिखें बोंदा के बारे में कि बोंदा बोंदा एकलवादी संप्रभुता या कानूनी संप्रभुता का विचार। बोंदा ने अपनी पुस्तक 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक 1576 में दिया। हॉब्स ने बोंदा के संप्रभुता संबंधी विचार को आगे बढ़ाया और ऑस्टिन ने इस विचार को चरम सीमा पर पहुंचाया। इसीलिए यह विचार ऑस्टिन के नाम के साथ जुड़ गया। कानून संप्रभु का आदेश है। यह सभी एकलवादी विचारक मानते हैं। तो कानून संप्रभु का आदेश है, यह सभी एकलवादी विचारक मानते हैं। ठीक है, आगे लिखें। लेकिन यह विचार ऑस्टिन के नाम के साथ जुड़ गया। नई लाइन से लिखें। बोंदा एक फ्रांसीसी विचारक थे। बोंदा के समय में फ्रांस में धर्म सत्ता और राजसत्ता के बीच युद्ध का बोलबाला था, जिससे फ्रांस की जनता असुरक्षा एवं अशांति महसूस कर रही थी। बोंदा ने कहा कि फ्रांस की जनता की सुरक्षा एवं शांति के लिए एक निरंकुश संप्रभु की आवश्यकता है।
बोंदा ने फ्रांस के राजा में निरंकुश संप्रभु का गुण देखा और कहा और कहा और कहा यदि राजा को सत्ता दे दिया जाए, यदि राजा को सत्ता दे दी जाए तो जनता की सुरक्षा की जा सकती है, तो जनता की सुरक्षा की जा सकती है, की जा सकती है। वोंडा ने फ्रांस के राजा में संप्रभु का गुण देखा और कहा इन्वर्टेड कॉमा बंद, और कहा कि संप्रभुता नागरिक एवं प्रजाजनों पर, संप्रभुता नागरिक एवं प्रजाजनों में, संप्रभुता नागरिक एवं प्रजाजनों में वह सर्वोच्च शक्ति है, वह सर्वोच्च शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता, जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता, जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता, इन्वर्टेड कॉमा बंद। अर्थात बोंदा का कहना है कि संप्रभु द्वारा बनाए गए कानून के अधीन संप्रभु द्वारा बनाए गए कानून के अधीन कि संप्रभु द्वारा बनाए गए कानून के अधीन सभी होंगे सभी होंगे और सभी स्वभावतः इसकी आज्ञा का पालन करेंगे, सभी स्वभावतः इन्हीं कानूनों का पालन करेंगे, ऐसे लिखिए, इन्हीं कानूनों का पालन करेंगे। संप्रभु सभी कानूनों से ऊपर होगा, संप्रभु सभी कानूनों से ऊपर होगा, सभी कानूनों से ऊपर होगा। संप्रभु सुरक्षा करेगा, संप्रभु सुरक्षा, शांति व्यवस्था एवं न्याय करेगा, संप्रभु मुद्रा चलाएगा, संप्रभु मुद्रा चलाएगा, संप्रभु कर लगाएगा, संप्रभु कर लगाएगा। अर्थात बोंदा ने पूर्ण निरंकुशता की बात कही, पूर्ण निरंकुशता की बात की है, लेकिन अपने संप्रभु को ईश्वरीय कानून
कौमा, मौलिक कानून, शाश्वत कानून, राष्ट्रीय कानून एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून के अधीन किया है, के अधीन किया है किया है के अधीन किया है। लिखें आगे चलकर बोंदा के संप्रभुता संबंधी विचार की आलोचना हुई। बोंदा के संप्रभुता संबंधी विचार की आलोचना हुई। आलोचकों में कौन आता है? जैसे लिखें सेवाइन के अनुसार, सेवाइन के अनुसार, सेवाइन के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा बंद लिखना। बोंदा ना तो मध्यकालीन ही रहा, बोंदा ना तो मध्यकालीन रहा और बोंदा ना तो मध्यकालीन रहा और ना ही आधुनिक कालीन बन सका, और ना ही आधुनिक कालीन बन सका, ना ही आधुनिक कालीन बन सका। ठीक है, अर्थात बोंदा ने, बंद कर दे कोमा बंद करके, उसके बाद लिखना नई लाइन से, अर्थात बोंदा ने संप्रभुता का विचार देकर मध्यकाल से बाहर निकलने का प्रयास किया। अर्थात बोंदा ने संप्रभुता का विचार देकर मध्यकाल से बाहर निकलने का प्रयास किया। अर्थात बोंदा ने संप्रभुता संबंधी विचार देकर मध्यकाल से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन अपने संप्रभु को ईश्वरीय कानून, मौलिक कानून, शाश्वत कानून, राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अधीन करके वह आधुनिक कालीन भी नहीं बन सका, वह आधुनिक कालीन भी नहीं बन सका। वह आधुनिक कालीन भी नहीं बन सका। तो क्या कहा? सेवाइन का कथन था कि बोंदा ना तो मध्यकालीन रहा और ना ही आधुनिक कालीन बन सका। अर्थात बोंदा ने संप्रभुता संबंधी विचार देकर मध्यकाल से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन अपने संप्रभु को मौलिक कानून, शाश्वत कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय कानून, राज्य के कानून, इन सब के अधीन करके वह आधुनिक कालीन भी नहीं बन सका, वह आधुनिक कालीन भी नहीं बन सका। अतः स्पष्ट है कि बोंदा ने अपने संप्रभु को सीमित करने का प्रयास किया। अतः स्पष्ट है कि बोंदा ने अपने संप्रभु को सीमित करने का प्रयास किया।
ठीक है, बहुत अच्छे। आगे लिखें हॉब्स के बारे में। हॉब्स क्या सोचते हैं? मैंने आपको बताया अपना बोंदा का हो गया। हॉब्स जो थे साथियों, हॉब्स ने साथियों बोंदा के संप्रभुता संबंधी विचार की आलोचना करी और कहा कि सीमित संप्रभुता जो है वो अपने आप में क्या है? विरोधाभास है। सीमित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। हॉब्स ने साथियों संप्रभुता को वैज्ञानिक रूप प्रदान किया, सर्वप्रथम वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। हॉब्स का प्रसिद्ध कथन है कि संप्रभुता अविभाज्य, अदेय एवं अहस्तांतरणीय है। संप्रभुता अविभाज्य, अदेय, निरंकुश एवं अहस्तांतरणीय है। बोंदा कहता है कि संप्रभु सुरक्षा करता है, शांति व्यवस्था करता है, न्याय करता है, कर लगाता है, मुद्रा चलाता है, किसी को दंड भी दे सकता है। संप्रभु किसी को दंड भी दे सकता है। संप्रभु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सभी कानूनों से ऊपर होगा, सभी कानूनों से ऊपर होगा। यहाँ तक कि हॉब्स ने साथियों चर्च को भी राज्य के अधीन कर दिया। हॉब्स ने चर्च को राज्य के अधीन कर दिया। हॉब्स कहता है कि यद्यपि संप्रभु शक्तिशाली है, इसका विरोध नहीं किया जा सकता, लेकिन अपवाद स्वरूप एक परिस्थिति ऐसी है जिसमें इसका विरोध किया जा सकता, वह है आत्मरक्षा। हॉब्स कहता है कि यदि संप्रभु प्रजा के प्राणों की रक्षा ना कर सके या उसके प्राणों को स्वयं लेना शुरू कर दे, तो ऐसी स्थिति में इसका विरोध किया जा सकता है। क्योंकि हॉब्स का प्रसिद्ध कथन है कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत आत्मरक्षा का अधिकार देता है, आत्मरक्षा का अधिकार देता है। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि हॉब्स ने भी अपने संप्रभु को कहीं हद तक सीमित करने का प्रयास किया, सीमित करने का प्रयास किया। चलिए लिखें, नई लाइन से लिखें, एक आध लाइन छेक का भाई साहब। हॉब्स ने बोंदा द्वारा प्रतिपादित, हॉब्स ने बोंदा द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता संबंधी विचार या संप्रभुता संबंधी सिद्धांत, संप्रभुता संबंधी सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि, आलोचना करते हुए कहा कि हॉब्स ने बोंदा द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता संबंधी विचार की आलोचना करते हुए कहा कि सीमित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है, अपने आप में सीमित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। हॉब्स ने सर्वप्रथम संप्रभुता को वैज्ञानिक रूप प्रदान किया, वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। हॉब्स कहता है कि, हॉब्स के अनुसार संप्रभुता अविभाज्य, अदेय, निरंकुश, संप्रभुता अविभाज्य, अदेय, निरंकुश एवं अहस्तांतरणीय है। हस्तांतरणीय है। तो संप्रभुता अविभाज्य, अदेय, निरंकुश एवं हस्तांतरणीय है। ये हॉब्स का प्रसिद्ध कथन है। आगे लिखें,
हॉब्स कहता है कि हॉब्स कहता है कि जो संप्रभु है, लिखिए, हॉब्स कहता है कि संप्रभु सुरक्षा करता है, संप्रभु सुरक्षा, शांति व्यवस्था एवं न्याय करेगा। संप्रभु सुरक्षा, शांति व्यवस्था एवं न्याय करेगा, न्याय करेगा। संप्रभु मुद्रा चलाएगा, कर लगाएगा, तो संप्रभु मुद्रा चलाएगा, कर लगाएगा, संप्रभु किसी को दंड भी दे सकता है, संप्रभु किसी को दंड भी दे सकता है। लिखते चलें। तो हॉब्स कहता है कि संप्रभु सुरक्षा, शांति व्यवस्था एवं न्याय के कार्य करेगा, संप्रभु मुद्रा चलाएगा, कर लगाएगा, संप्रभु किसी को दंड भी दे सकता है। हॉब्स कहता है संप्रभु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सभी कानूनों से ऊपर होगा। जो संप्रभु है, संप्रभु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सभी कानूनों से ऊपर होगा, सभी कानूनों से ऊपर होगा। और चर्च भी, और जो चर्च है, चर्च भी क्या होगा, राज्य के या फिर संप्रभु के अधीन होगा। चर्च भी राज्य के अधीन होगा और चर्च भी राज्य के अधीन होगा। चर्च भी राज्य के अधीन होगा। यद्यपि संप्रभु शक्तिशाली है, यद्यपि संप्रभु शक्तिशाली है, इसका विरोध नहीं किया जा सकता, इसका विरोध नहीं किया जा सकता, लेकिन अपवाद स्वरूप एक परिस्थिति में इसका विरोध किया जा सकता है। एक परिस्थिति में इसका विरोध किया जा सकता है, वह है आत्मरक्षा, वह है आत्मरक्षा, वह है आत्मरक्षा। हॉब्स कहता है कि यदि संप्रभु, हॉब्स कहता है कि यदि संप्रभु प्रजा के प्राणों की रक्षा ना कर सके, प्रजा के प्राणों की रक्षा न कर सके या
स्वयं प्रजा के प्राणों को लेना शुरू कर दे, या स्वयं प्रजा के प्राणों को लेना शुरू कर दे, या स्वयं प्रजा के प्राणों को लेना शुरू कर दे। प्रजा के प्राणों को लेना शुरू कर दे। तो इस आधार पर इसका विरोध किया जा सकता है, इसका विरोध किया जा सकता है, इसका विरोध किया जा सकता है। आगे लिखें साथियों, हॉब्स का प्रसिद्ध कथन है, हॉब्स का प्रसिद्ध कथन है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत आत्मरक्षा का अधिकार देता है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत आत्मरक्षा का का अधिकार देता है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत आत्मरक्षा का अधिकार देता है। ठीक है, चलिए अगला देखें। हम लोगों ने आपको बताया, आगे और लिखें, इस प्रकार हॉब्स ने भी संप्रभु को सीमित करने का प्रयास किया। इस प्रकार हॉब्स ने भी संप्रभु को सीमित करने का प्रयास किया। आ गया भैया नई लाइन से लिखें, वेंथम ने संप्रभुता को मानवीय कानून के रूप में देखा और वेंथम ने संप्रभुता को मानवीय कानून के रूप में देखा और एक निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति में संप्रभु को माना, और एक निश्चित व्यक्ति में संप्रभु को माना, एक निश्चित व्यक्ति में संप्रभु को माना। नई लाइन से लिखा, बेंथम के अनुयायी एवं इंग्लैंड के प्रसिद्ध न्यायविद ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक लेक्चर ऑन द ज्यूरिस्प्रूडेंस में ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक लेक्चर ऑन द ज्यूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता संबंधी विचार दिया। ऑस्टिन ने संप्रभुता संबंधी विचार को पूर्ण वैज्ञानिक बनाया और कानूनी संप्रभुता को चरम सीमा पर पहुंचाया।
आगे लिखें, कानून संप्रभु का आदेश है, इन्वर्टेड कॉमा बंद, कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन ऑस्टिन से संबंधित है, यह कथन ऑस्टिन से संबंधित है। मानते तो सभी एकलवादी संप्रभुता के विचारक, लेकिन जब चरम सीमा पर इसने पहुंचाया तो इसको पूर्ण वैज्ञानिक बनाया संप्रभुता को इन्होंने ऑस्टिन ने, इसलिए यह कथन ऑस्टिन के नाम के साथ जुड़ गया कि कानून संप्रभु का आदेश है। यह कथन किसका है? तो ये ऑस्टिन का कथन माना जाता है। चलिए आगे लिखें, ऑस्टिन ने संप्रभुता संबंधी परिभाषा देते हुए कहा, ऑस्टिन ने संप्रभुता संबंधी परिभाषा देते हुए कहा इन्वर्टेड कॉमा बंद, कहा ऑस्टिन ने संप्रभुता संबंधी परिभाषा देते हुए कहा, कॉमा बंद लिखेंगे भैया, कहा एक निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति, एक निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति एक निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति जो अपने ही समान श्रेष्ठ व्यक्ति, अपने ही समान श्रेष्ठ व्यक्ति जो अपने ही समान श्रेष्ठ व्यक्ति जो अपने ही समान श्रेष्ठ व्यक्ति की आज्ञा का पालन नहीं करता, नहीं करता, लेकिन उसकी आज्ञा का पालन सभी स्वभावतः करते हैं, लेकिन उसकी आज्ञा का पालन सभी स्वभावतः करते हैं। वह निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति, वह निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति संप्रभु होगा, संप्रभु होगा और उस निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति सहित और उस निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति सहित संपूर्ण समाज एक नागरिक समाज होगा, सहित संपूर्ण समाज एक नागरिक समाज होगा, नागरिक समाज होगा। तो ये कथन है भाई ऑस्टिन का। ऑस्टिन ने संप्रभुता की परिभाषा देते हुए कहा कि एक निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति, एक निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति जो अपने ही समान किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की आज्ञा का पालन नहीं करता, लेकिन उसकी आज्ञा का पालन सभी स्वभावतः करते हैं, वह निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति संप्रभु होगा। तो भैया वो किसी की आज्ञा का पालन नहीं करता, लेकिन उसकी आज्ञा का पालन सभी स्वभावतः करते हैं, तो वो क्या होगा? वो निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति जो है वह संप्रभु होगा। और उस निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति सहित संपूर्ण समाज एक नागरिक समाज होगा। ये कहा किसने? ऑस्टिन ने कहा। देखिए ऑस्टिन की इस परिभाषा से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं।
ऑस्टिन की इस परिभाषा से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं। ऑस्टिन की इस परिभाषा से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं। नंबर एक, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। दिया गया आदेश है। तो कानून उच्चतर को दिया गया, उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानूनी संप्रभुता एक निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति में निहित है। निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति में निहित है। तो कानूनी संप्रभुता एक निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति में निहित है। कानूनी संप्रभु की बात आज्ञा का पालन सभी स्वभावतः करते हैं। कानूनी संप्रभु की आज्ञा का पालन सभी स्वभावतः करते हैं, लेकिन वह किसी की आज्ञा का पालन नहीं करता। तो संप्रभुता संबंधी परिभाषा से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं। पहली, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानूनी संप्रभुता एक निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति में निहित है। कानूनी संप्रभु की आज्ञा का पालन सभी स्वभावतः करते हैं, लेकिन वह किसी की आज्ञा का पालन नहीं करता। साथियों, ये इस परिभाषा से स्पष्ट होता है। ये इस परिभाषा से स्पष्ट होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आगे लिखें, इस प्रकार ऑस्टिन ने अपने संप्रभु को परम शक्तिशाली बना दिया। इस प्रकार ऑस्टिन ने अपने संप्रभु को परम शक्तिशाली बना दिया। परम शक्तिशाली बना दिया। ठीक है भैया, आगे लिखें नई लाइन से। आगे चलकर ऑस्टिन के इस संप्रभुता संबंधी विचार की आलोचना हुई। आगे चलकर ऑस्टिन के इस संप्रभुता संबंधी विचार की आलोचना हुई। आलोचकों में सबसे पहला नाम आता है हेनरी मैन का। हेनरी मैन का कथन है, ये ऐसा लिखें, हेनरी मैन ने ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी विचार की आलोचना करते हुए कहा। हेनरी मैन ने ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी विचार की आलोचना करते हुए कहा कि ब्रैकेट में बंद, ऐसा संप्रभु इतिहास में नहीं खोजा जा सकता। ऐसा संप्रभु इतिहास में नहीं खोजा जा सकता। ब्रैकेट बंद, इन्वर्टेड कॉमा मतलब। ठीक है, आगे लिखें, हरनसा का कथन है, नई लाइन से, हरनसा का कथन है कि
ब्रैकेट में लिखें, ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी विचार में से, ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी विचार में हवलदारी की गंध आती है। हवलदारी की गंध आती है। जिस प्रकार से कोई हवलदार होता है, कांस्टेबल होता है, वो डंडा लेकर खड़ा होता है, यही इस बात में कर दी कि एक निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति है जिसकी आज्ञा का पालन सभी स्वभाव तक करेंगे, है ना, और वह किसी की आज्ञा का पालन नहीं करेगा। तो ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी विचार में हवलदारी की गंध आती है, ये हर्नसा ने कहा। अगले हैं लॉर्ड ब्राइस के अनुसार, लॉर्ड ब्राइस, लॉर्ड ब्राइस के अनुसार, लॉर्ड ब्राइस, लॉर्ड ब्राइस के अनुसार, लॉर्ड ब्राइस के अनुसार ऑस्टिन का संप्रभुता संबंधी विचार, ऑस्टिन का संप्रभुता संबंधी विचार आधुनिक काल से, आधुनिक काल से कोसों दूर है। आधुनिक काल से कोसों दूर है। तो ऑस्टिन का संप्रभुता संबंधी विचार आधुनिक काल से कोसों दूर है। ये कहने वाले कौन थे? तो लॉर्ड ब्राइस थे। क्वेश्चन साथियों आ सकता है, तीनों में से एक कथन पूछा जाता है कभी कभी, याद रखिएगा मेरे साथी, ठीक है भैया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है जी भाई साहब। चलिए आगे लिखें, आगे चलकर 20वीं शताब्दी में एकलवादी संप्रभुता की प्रतिक्रिया स्वरूप, की प्रतिक्रिया स्वरूप तो आगे चलकर 20वीं शताब्दी में एकलवादी संप्रभुता की प्रतिक्रिया स्वरूप बहुलवादी संप्रभुता अस्तित्व में आई। बहुलवादी संप्रभुता अस्तित्व में आई। बहुलवादियों ने कानूनी संप्रभुता या एकलवादी संप्रभुता की आलोचना करते हुए कहा, कौम बंद, आलोचना करते हुए कहा कौम बंद, संप्रभु ने कानून का निर्माण नहीं किया, संप्रभु ने कानून का निर्माण नहीं किया, बल्कि कानून ने ही संप्रभु का निर्माण किया है, बल्कि कानून ने ही संप्रभु का निर्माण किया है। बल्कि कानून ने ही संप्रभु का निर्माण किया है। इन्वर्टेड कोमा बंद, ठीक है भैया? तो ये था साथियों हमारा एकलवादी संप्रभुता, या इसे हम कानूनी संप्रभुता, मर्यादित संप्रभुता, द्वैतवादी संप्रभुता, निरंकुशवादी संप्रभुता कहते हैं। ये इस पर विचार था। बोंदा के विचार देखे, हॉब्स के देखे हम लोगों ने, ऑस्टिन का देखा, कुछ बीच में बेंथम का भी देखा कि बेंथम ने मानवीय कानून के रूप में देखा और एक निश्चित व्यक्ति में संप्रभु को देखा, ये हमने देखा। उनके शिष्य थे ऑस्टिन, तो ऑस्टिन ने संप्रभुता संबंधी अपना विचार दिया, उसकी फिर आलोचना हुई। आलोचकों में हर्नसा हैं, लॉर्ड ब्राइस हैं, हेनरी मैन हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है साथियों? तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे बहुलवादी संप्रभुता क्या थी। बहुलवादी संप्रभुता थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगी, लगभग 45-50 मिनट में। उसके बाद अपना चैप्टर खल्लास।
तो चलिए साथियों, आपसे मिलते हैं कभी नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप सभी क्लास को शेयर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।